हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के पहले चैप्टर के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। इसमें पहला आता है संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, उनके मिलने पर एक उत्पाद बनेगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है A प्लस B, यानी कि यहाँ पर दो अभिकारक A और B है और इनके मिलने से एक उत्पाद AB बन रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से आप लोग देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा आता है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के एकदम विपरीत है, यानी कि जहाँ संयोजन अपक्रिया में आपस में मिल रहे हैं, वहीं पर वियोजन अपक्रिया आपस में विघटित हो जाता है, यानी कि अभिकारक एक होगा और ये अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना लेगा। जैसे कि आप सामान्य सूत्र देखेंगे AB टूट रहा है A और B में। तो इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो यह दो उत्पाद में विघटित हो जाता है। इसमें एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अभिकारक एक है और विघटित होकर एक से अधिक उत्पाद बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया को वियोजन या विघटन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला आता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब अगर कोई वियोजन अपक्रिया ऊष्मा के कारण हो रही है, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं यानी कि गर्म करते हैं तो यह वियोजित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। अगला आता है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन उस प्रकार की अपक्रिया है कि अगर हम अभिकारक को विद्युत अपघटन कराते हैं तो वह अभिकारक वियोजित हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे जल है। जल का जब हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं तो जल के अणु वियोजित हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अभिकारक एक है और उत्पाद 2 है, यानी कि यह क्रिया है वियोजन और ये वियोजित हो रही है विद्युत अपघटन के द्वारा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग कहेंगे विद्युत वियोजन। अगला है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होगा कि अगर वियोजन प्रकाश के कारण हो रहा है, यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण किसी अभिकारक का वियोजन हो रहा है, तो वह कहलाएगा प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह वियोजित हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो इस प्रकार की अपक्रिया को कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। अगला नंबर आता है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होता है? इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उनके यौगिक से अलग कर देते हैं। यानी कि अगर एक से अधिक अभिकारक है और एक की क्रियाशीलता ज़्यादा है और दूसरे की क्रियाशीलता कम है, तो जिसकी क्रियाशीलता अधिक है वह कम क्रियाशील यौगिक में से उस कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देगा। इसका सामान्य सूत्र अगर देखा जाए तो एक अभिकारक है A, दूसरा अभिकारक है BC। ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं तो इसमें बन रहा है AC और साथ में B बन रहा है। तो यहाँ पर A की क्रियाशीलता ज़्यादा है और B की क्रियाशीलता कम, इसीलिए A ने BC में से B को हटा दिया और B अलग हो गया और A C से जाकर जुड़ गया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। एक की क्रियाशीलता ज़्यादा हो और एक की क्रियाशीलता कम हो, वहाँ पर इस प्रकार की अपक्रिया होती है।
एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर है आयरन। तो इस आयरन को जब क्रिया कराया जाता है कॉपर सल्फेट से, यहाँ पर कॉपर देखेंगे अलग हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन की क्रियाशीलता ज़्यादा है और कॉपर की क्रियाशीलता आयरन की अपेक्षा कम है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को यहाँ से हटा दिया और सल्फेट आयरन के साथ जाके अलग कर बना लिया फेरस सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर अलग हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला नंबर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है, यानी कि दो अभिकारक होंगे और दोनों अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसका सामान्य सूत्र देखा जाए तो AB और CD अभिकारक आपस में क्रिया करके AD और CB बना रहे हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है, ये सोडियम जा रहा है इस Cl के साथ, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये Ba जा रहा है SO4 के साथ, यानी कि बेरियम सल्फेट। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला आता है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया भी। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक होती है अपचयन अभिक्रिया, एक होता है उपचयन अभिक्रिया। तो पहले जानते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। इसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होती है, किसी यौगिक या तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये बताया गया था ना, तीर ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये जो उत्पाद बन रहा है ये उत्पाद गैसीय अवस्था में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ रहा है। अगर हम अगला देखें तो मीथेन को जो हम लोग गर्म करते हैं, यानी कि इसका भंजन कराते हैं, तो मीथेन में से कार्बन अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तब भी क्या लगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब दूसरा देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया उसी का उल्टा होता है, यानी कि किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। अगर यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है और क्रिया करने के साथ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, कॉपर अलग हो गया। तो ये ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। इसी प्रकार आगे हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्लोरीन से जाके हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यह कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया। अगला नंबर है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, यानी कि किसी एक अभिकारक का अपचयन होगा तो वहीं दूसरे अभिकारक का उपचयन होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर Fe2O3, यहाँ से Fe2O3 में से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? अपचयन अभिक्रिया। और वहीं अगर देखेंगे CO, यहाँ CO में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो ये ऑक्सीजन निकलकर CO में जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो CO का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। Fe2O3 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं उसे हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। अगला अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे नाम से स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, यानी कि ऊष्मा ग्रहण किया जाए। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोक को गर्म जल यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया अगर कराया जाता है तो क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि जो कार्बन है यह
जल के साथ क्रिया कर रहा है और जल कैसा है, गर्म है, यानी कि इसमें ऑलरेडी ऊष्मा है क्योंकि ये भाप के रूप में है। तो ये कार्बन भाप के साथ क्रिया कर रहा है और बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया। अगला आता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर दहन कराया जाता है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे आपने देखा होगा लकड़ी को जलाया जाता है तो एक बार जलाने के बाद बहुत सारी ऊष्मा मिलती है। मीथेन है, इसको जलाया जाता है तो जलाने पर बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, यानी जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकले। अब हम लोग जानते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण मतलब अगर कोई धातु है तो उस धातु का धीरे धीरे खराब हो जाना या नष्ट हो जाना, वह क्या कहलाता है, संक्षारण। यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल अथवा आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, यानी कि नष्ट होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने देखा होगा कि अगर लोहे को हम बाहर छोड़ दिया जाए तो वायुमंडल में उपस्थित नमी के साथ यह क्रिया कर लेता है और जंग लग जाता है। तो लोहे पर जो जंग लग रहा है इसे क्या कहते हैं, संक्षारण। यहाँ पर छड़ी नहीं, यहाँ पर चांदी रहेगा। चांदी के ऊपर काले रंग की परत बन जाती है और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। अब संक्षारण को रोकते कैसे हैं, इसको रोकने के लिए या तो हमें उन धातुओं को पेंट करना होगा, जैसे कि लोहे का ग्रिल होगा या लोहे की पट्टी है, दरवाज़ा है। तो इन सबको जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस पर पेंट करना होगा या फिर जस्तीकरण करना होता है, यानी कि उसके ऊपर एक लेप लगाया जाता है जिंक का, जिसको बोलते हैं जस्तीकरण। या फिर हम क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट कर सकते हैं। लुब्रिकेंट मतलब उसमें कोई ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं, जैसे कि साइकिल का चेन हो गया, गाड़ी का चेन हो गया, इन सब चेन में जंग लगने लगता है। तो इनको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर लुब्रिकेंट लगाते हैं, यानी कि उस पर ऑयल या ग्रीस लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम धातुओं को संक्षारण से रोक सकते हैं। अगला आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी कोई भी तेलीय पदार्थ है तो अगर ये वायु के संपर्क में आएगा तो वह ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिसके कारण ये दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा इनका स्वाद बदल जाता है। यानी कि अगर ये खुले में पड़ जाते हैं तो इनका स्वाद खराब होने लगता है, इनमें दुर्गंध आने लगता है। तो इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें चिप्स की थैली है, अगर उसको खोल के छोड़ दिया जाए या लंबे समय तक उसको छोड़ दिया जाए तो वो खराब होने लगता है। और मक्खन है, अगर मक्खन को कमरे के ताप पर लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो भी खट्टा होने लगता है और खराब होने लगता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को किस प्रकार से रोक सकते हैं, इसमें पहला आता है नाइट्रोजन युक्त प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, दूसरा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ रखकर। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुरकुरे या चिप्स की थैली होती है उसके अंदर एयर भरा होता है, वो जो एयर होता है वो नाइट्रोजन भरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होने देता और वो खराब नहीं होता। थैंक यू।